Hello everyone, this is DPP1 from the crash course JEE Advance 2026। चैप्टर रहेगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। टॉपिक होगा यूनिट्स एंड डायमेंशन। This is your DPP and in this DPP we have these topics. Let me open the DPP। ये मैंने ओपन की। In total we have 5 क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है और ये चौथा क्वेश्चन है और ये पांचवा क्वेश्चन है। इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज 5 क्वेश्चन विद कंप्लीट थ्योरी। लेट मी स्टार्ट विद सम थ्योरी। यहाँ पर मैं पहले आंसर दिखा दूं इस वाले क्वेश्चन का, सो दैट अगर आपने कर रखा है इस क्वेश्चन को तो एक बार खुद से मिला लो, देख लो कि आंसर सही आया आपका या गलत आया है। इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। एमसीक्यू है, ये मल्टी करेक्ट है, एक से ज्यादा सही हो सकते थे। यहाँ पे दो ऑप्शन सही हैं, ए भी सही है और बी भी सही है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि कोई एक इमेजिनरी सिस्टम आपने कंसीडर करना है, जहाँ पे हुआ ये है कि एक क्वांटिटी एक्स के ही टर्म्स में पोजीशन को भी एक्सप्रेस किया गया है, स्पीड को भी और एक्सेलरेशन को भी, लीनियर मोमेंटम को भी और फोर्स को भी। थोड़ी देर के लिए ये गुड साउंड नहीं करता है, क्योंकि मन में ये ख्याल आता है कि मैकेनिक्स में या इस तरह की जो क्वांटिटीज हैं, इनको अगर हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो फंडामेंटली एटलीस्ट 3 क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी। जैसे कि अगर हम बात कर लें, सबसे पहले फोर्स की बात कर लें, तो फोर्स को आप लिख सकते हो F इक्वल टू एम देन एल टी माइनस टू। एम, एल और टी ये टोटल 3 क्वांटिटीज हैं, इनकी रिक्वायरमेंट होगी, इनके टर्म में फोर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं आप। एंड ऐसे ही लीनियर मोमेंटम की अगर बात करें, इसको हम पी से लिख रहे हैं, तो एम एल टी माइनस वन हो जाएगा। ऐसे ही एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो ये एल टी माइनस टू हो जाएगा। ऐसे ही अगर स्पीड की बात करें तो ये एल टी माइनस वन हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हम पोजीशन यानी कि एस की बात करें तो ये एल हो जाएगा। तो यहाँ से कट टू कट दिख रहा है कि भाई हमको इन टोटल एटलीस्ट 3 क्वांटिटी तो चाहिए ही होंगी इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द क्वांटिटीज इन फंडामेंटल, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल। तो ये गुड साउंड नहीं करता कि कोई कह रहा है कि एस ये भी एक्स से बन रही है, वी ये भी एक्स से बन रही है, ए ये भी एक्स से बन रही है, ऑल द क्वांटिटीज हियर एक्स से ही बन रही हैं। मतलब ऐसा मन में ख्याल आता है कि एक्स कोई एक ही है क्वांटिटी जो फंडामेंटल है और उससे ही यहाँ सारी बन जा रही है। ये गुड साउंड नहीं करता, क्योंकि मन में तो ये बैठा हुआ है कि फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ पे 3 होनी ही चाहिए, तो ही हम इनको डिराइव कर पाएंगे। लेकिन एग्जामिनर कह दिया कि एक ही ऐसी क्वांटिटी है जिसके टर्म्स में हमने इन सबको ही एक्सप्रेस कर देना है। एस को लिखना है एक्स की पावर अल्फा, वी को लिखना है एक्स की पावर बीटा, ए को लिखना है एक्स की पावर पी एंड देन क्यू एंड देन आर। तो जो आप सोच रहे हैं वो भी सही है और जो इन्होंने कहा वो भी सही है। ये बात सही है कि आप अगर इन क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस करना चाह रहे हो तो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज एटलीस्ट रिक्वायर्ड होंगी। इसलिए ओनली एक्स के टर्म में एक्सप्रेस कर पाना इन क्वांटिटीज का इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पॉसिबल इसलिए हो पाया है कि हम अल्फा बीटा पी क्यू आर की एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमाइन कर ही नहीं सकते। x इक्वल टू एक्स की पावर अल्फा अगर आप मान रहे हो तो नो वन कैन कैलकुलेट अल्फा, नो वन कैन कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ बीटा। अल्फा बीटा पी क्यू आर एब्सोल्युटली डिटरमाइंड हो ही नहीं सकती हैं। इस कंडीशन में आप x के टर्म में इन सारे क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हो। अल्फा बीटा पी क्यू आर आई टोटली एग्री कि एब्सोल्युटली डिटरमाइंड नहीं हो सकती, बट इनके बीच में कुछ रिलेशन तो हो सकता है ना। तो यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू पूछी भी नहीं है, इनके बीच में पी क्यू आर और अल्फा बीटा के बीच में क्या रिलेशन होगा ये पूछा है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम एक एक ऑप्शन पर बात करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन है
पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि अल्फा प्लस पी 2 बीटा के बराबर होगा, ये सही है या गलत है? अगर हमें जानना है तो अल्फा प्लस पी की वैल्यू निकालनी होगी और देखना होगा ये 2 बीटा के बराबर आ रहा है कि नहीं। अल्फा प्लस पी की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको और इसको कंसीडर करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, जब तुम इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे, एक्स की पावर पी और एक्स की पावर अल्फा मल्टीप्लाई करोगे तो ये पी प्लस अल्फा हो जाएगा और इक्वल टू आ जाएगा ये आपका ए इंटू एस। और इनकी अगर हम डायमेंशन रख दें तो ये आ जाएगा एल टी माइनस टू इंटू एल, फाइनली ये आ जाएगा एल टू टी माइनस टू। इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि एल टी माइनस वन लिखो और इसकी पावर 2 कर दो। और एल टी माइनस टू ये तो वेलोसिटी है और वेलोसिटी को तुमने लिखा है एक्स की पावर बीटा। यहाँ पर x की पावर अगर हम बीटा रख देंगे तो ये 2 बीटा हो जाएगा। यहाँ से साबित हो गया कि p प्लस अल्फा ये 2 बीटा के बराबर होगा और ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक और इसको कर देते हैं, बाकी दो आप करिएगा। यहाँ पर इसको अगर हम करना चाहते हैं प्रूफ कि ये सही है या गलत है तो हमें p प्लस क्यू माइनस आर निकालना होगा। इसके लिए हमको इसको कंसीडर करना होगा। इसको और इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे बट इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है। आर को हमें यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर पी इंटू एक्स की पावर क्यू डिवाइडेड बाई एक्स की पावर आर इक्वल टू एक्स की पावर पी प्लस क्यू देन माइनस आर। ठीक है, और अब हम इनकी वैल्यूज रख देंगे। एक्स की पावर पी इसकी जगह पे हम रख देंगे एफ एंड एक्स की पावर नहीं, एक्स की पावर पी की जगह रख देंगे ए और एक्स की पावर क्यू की जगह रख देंगे पी एंड देन डिवाइड कर देंगे एफ से। इनकी डायमेंशन भी रख देते हैं एल टी माइनस टू ए की जगह पे और एम एल टी माइनस वन पी की जगह पे और एम एल टी माइनस टू ये एफ की जगह पे। इसको इसको आप अगर कैंसिल कर दे तो ये टी आ जाएगा, इसको इसको कंबाइन कर दे तो ये एल टी माइनस वन आ जाएगा जो कि v के बराबर है और v जो है आपका x की पावर बीटा के बराबर है। यहाँ से अगर एक्सपोनेंट इक्वल कराया जाए तो क्लियरली समझ आ रहा है कि p प्लस क्यू माइनस आर जो होगा वो बीटा के बराबर होगा, इसलिए ये ऑप्शन भी सही हो गया। बाकी जो दो रिमेनिंग ऑप्शन हैं ये आप एक बार खुद से ट्राई करें, नहीं होता है तो पूछ ले, उम्मीद है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप इसका एक बार आंसर देख लो और सही किया आपने या गलत किया देख लो। इसका आंसर आएगा 3। ये आपका एमसीक्यू नहीं है, इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, इसका वैल्यू है 3। क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूं, कह रहे हैं कि फॉगी कंडीशन में जब तुम कोई सिग्नल देख रहे हो दूर से जो अगर आ रहा है तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है डी, उससे ज्यादा दूरी पे अगर सिग्नल होगा तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा क्लियरली। इन ऑर्डर टू सी द सिग्नल डिस्टेंस है डी। तो ये डी किन किन चीजों पर डिपेंड करता है क्वेश्चन में बताया है। पहले तो बताया कि डेंसिटी पे डिपेंड करता है, दूसरे में बताया कि ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। इंटेंसिटी यहाँ पर एस से रिप्रेजेंट करी गई है और उसका मतलब है पावर डिवाइड बाई एरिया। तीसरा ये फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन कैसे, डायरेक्टली या इनवर्सली पता नहीं, तो अपनी तरफ से आपने पावर एक्स वाई जेड मान लेनी है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लेना है डी का। अब आपको सबकी वैल्यू रख करके एक्स वाई जेड निकालना है। डी डिस्टेंस है, इसको एल लिखा जाता है एंड डेंसिटी को एम एल माइनस थ्री लिखा जाता है। इसके बाद में एस ये है पावर अपॉन एरिया, ये एम टी माइनस थ्री आएगा। हमें तो डायरेक्ट याद है, आपको हो सकता है याद ना हो तो आप सॉल्व करके देख लो। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम यानी कि डब्ल्यू बाई टी एंड एरिया भी हमने लिखा तो ये हो गया एम एल टू टी माइनस टू एंड डिवाइड बाई टी एंड एल टू। सॉल्व करके देखिए एम टी माइनस थ्री आ जाएगा, मुझे डायरेक्ट याद था तो मैंने लिख दिया। इसके बाद में आप फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे टी माइनस वन, ये तो सबको याद होता है। इधर पे एल की पावर वन माना जा सकता है, मान लिया मैंने। टी है नहीं तो जीरो मान लेंगे, एम है नहीं तो जीरो मान लेंगे। एम की इधर टोटल पावर देखेंगे तो एक्स आएगा, यहाँ से वाई आएगा तो ये x प्लस वाई हो गया। और l की पावर देखेंगे तो इधर से माइनस थ्री एक्स आएगा और तो कहीं से आएगा नहीं। t से देखें तो यहाँ पे आएगा माइनस थ्री वाई और यहाँ से देखें तो माइनस जेड। सॉल्व करें इक्वेशन बना करके, इसको जीरो के बराबर कर दें तो x प्लस वाई जीरो हो गया। इसको आप वन के बराबर कर दें, माइनस थ्री एक्स वन के बराबर हो गया। इसको जीरो के बराबर कर दें
-3y माइनस जेड 0 के बराबर हो गया। यहां से x निकल आएगा, दैट विल बी -1/3, और इसे आप यहां रखोगे तो y निकल आएगा। z आप ऐसे ही निकाल लेना, y का वैल्यू +1/3 आएगा, और ये एक्स वाई जेड जो निकलेगा ये सब वापस यहाँ रखना है। तो d जो आएगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो की पावर 1/3 एंड s की पावर x -1/3, ये 1/3 एंड f की पावर वटेवर। अब आप क्वेश्चन में देखो कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारा आए बताओ कि n कितना होगा, जबकि जो आपका आएगा वो s की पावर 1/n पे डिपेंड कर रहा है। s की पावर 1/n यानी कि 1/3 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से n निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए ताकि बच्चों के नंबर आए। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल बनेगा। इसका मैं आंसर पहले दिखा दूं, देख लो आप। इसको करते हैं, थोड़ा मुश्किल होगा बट मैं आसान बनाने की कोशिश करूंगा। इसी के चलते थोड़ा सा लेंदी हो सकता है हमारा सोल्यूशन, बट आपके दिमाग में छप जाएगा, डोंट वरी। क्वेश्चन में कहते हैं कि एक इमेजिनरी सिस्टम अगेन यू हैव टू कंसीडर एंड फीचर्स ऑफ द सिस्टम इज कि मास और एंगुलर मोमेंटम, इनकी कोई डायमेंशन नहीं है। लेंथ की डायमेंशन है वही है जो होती है, दैट इज एल। एंड इन द सिस्टम आपको एनर्जी, फोर्स, पावर, लीनियर मोमेंटम, इनकी डायमेंशन बतानी है। तो आप अभी इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूं जो ऑलरेडी आप कई बार कर चुके हैं, वहीं से रिलेट करेंगे। आप यहाँ पर क्या करो, मास, लेंथ और टाइम, इनको फंडामेंटल ना मानो। वैसे तो इन्हीं को मानते हैं लेकिन इनको ना मानो। आप एंगुलर मास, एंगुलर मोमेंटम, इसको मैंने ए लिखा है, जानबूझ के ए लिखा है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का सिंबल भी एल ही होता है, तुम लेंथ से कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने एल नहीं लिखा, एंगुलर मोमेंटम के लिए ए लिख लिया। एंड एल, ये तीन लोग हैं, इनको फंडामेंटल मानो। एज्यूमिंग दीज क्वांटिटीज टू बी फंडामेंटल, आप ये बताएं कि आप जो एनर्जी को देखते हैं कैसे देखते हैं, फंडामेंटल या डिराइव्ड। जब मैंने कह दिया ये फंडामेंटल है तो ये डिराइव हो गया, और इसके बाद में आपका जो फोर्स है ये भी डिराइव हो गया। इसके बाद जो आपका पावर है वो भी डिराइव हो जाएगा। इसके बाद जो लीनियर मोमेंटम है वो भी डिराइव्ड क्वांटिटी, ऑल दीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस इस बार चलने हैं, कैसे कि एनर्जी को इन क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस करिए, यानी कि आपको E प्रोपोर्शनल टू M A L एक्स वाई जेड ऐसे लेट करना पड़ेगा, और एक्स वाई जेड को निकालने पर फोकस करना होगा। इसके लिए क्या करोगे, एनर्जी का डायमेंशन रखोगे ML2T-2। ये कहाँ से आ रहा है समझ रहे हो ना, ये मैंने ऑप्शन से देखा कि हमें एनर्जी, फोर्स और पावर और लीनियर मोमेंटम के बारे में जानना है। तो assuming these quantities to be fundamental, we are going to express energy in terms of these, we are going to express the force in terms of these, we are going to express power in terms of this and so on। तो मैंने एनर्जी की वैल्यू रख दी, इसके बाद प्रोपोर्शनल टू m की पावर x से रहेगा, और अब एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे। एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन ml2t-2 नहीं होती है, ये तो एनर्जी की होती है, मल्टीप्लाई बाई t कर दीजिए। तो ml2t-2 और मल्टीप्लाई बाई t-1, ये आपका एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन हो गया। इसके बाद में l को ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ से x आएगा और y आएगा, x प्लस वाई, दैट विल बी टोटल पावर ऑफ द m। एंड अब हम l की बात करें तो l की पावर 2y एंड प्लस z आ जाएगा, t की पावर की बात करें तो माइनस y। अब हम इक्वेट कराएंगे तो ये 1 है, ये x प्लस वाई है, तो 1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। इसके बाद दूसरा इक्वेशन यहाँ से बनेगा, 2 आपका 2y प्लस जेड आ जाएगा, 2 आपका 2y प्लस जेड आ गया। और अब तीसरा इक्वेशन यहाँ से बनेगा, -2 आपका y के माइनस वाई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से तो y समझ आ गया ना कि 2 होगा, y आपका 2 हो गया। बाकी और कैसे निकलेगा, जैसे y यहाँ रख दो तो z निकल आएगा। तो 2 इक्वल टू 4y प्लस जेड, नहीं नहीं, 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 4 प्लस जेड, तो जेड की वैल्यू यहाँ से -2 आ गई, ये जेड की वैल्यू आ गई, और ये वाई की वैल्यू आ गई। और वाई की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दे तो एक्स भी आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आपकी आएगी 1 माइनस वाई, वाई की जगह 2, तो एक्स की वैल्यू -1 आ गई। मैं अब यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो एनर्जी इक्वल टू कितना आ जाएगा, m की जगह x, m की पावर x, x बोले तो -1, ठीक है, ये हो गया
-1। इसके बाद में एंगुलर मोमेंटम ए की पावर वाई की वैल्यू 2। इसके बाद में एल की पावर जेड यानी कि -2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये आपको समझ आ गया होगा, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। अब इस क्वेश्चन को हम और एक बार पढ़ेंगे तो अपने आप ही आपसे हो जाएगा, हमें कुछ बताना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर तुमने कहा कि एनर्जी जो है वो m की पावर -1 एंड a की पावर 2 एंड l की पावर -2 के बराबर है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफ m a एंड l mass, angular momentum and l are fundamental. If in an imaginary system mass, angular momentum and length are imaginary system are fundamental, then energy can be expressed in terms of this. ये क्वेश्चन आपने बहुत बार किए हैं ना ऐसे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को पहले बताया। और अब हम क्वेश्चन में जिस इमेजिनरी सिस्टम की बात कर रहे हैं उसको कंसीडर करेंगे, उसके हिसाब से मास और एंगुलर मोमेंटम की कोई डायमेंशन नहीं है। मतलब m की पावर -1 यहाँ लिखा है, इसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है, तो ये आपका कट हो जाएगा, ये जीरो लिख लिया जाएगा m की पावर, और a की पावर भी जीरो हो जाएगा। तो एनर्जी इस सिस्टम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है l की पावर -2 के, और यहाँ वही लिखा है, इसलिए ये सही है। अब बाकी एक बार आपने खुद से करने हैं, जो नहीं हो पाना है वो आपने हमसे पूछना है, ज्यादा समय लगेगा नहीं। और दूसरे तरीके से हम आपको बता सकते थे लेकिन फिर वो समझ आएगा नहीं, सॉर्ट तो हो जाएगा बट समझ नहीं आएगा, इसलिए यही तरीका सबसे बेस्ट है, ऑप्टिमाइज्ड है। आप ऐसे ही BCD को भी खुद से करें, आई बिलीव कि हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आपका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखें और अभी करें नहीं, और इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखें और अभी करें नहीं, आपको समझ आएगा। दोनों क्वेश्चन में कहानी एक जैसी ही है, इसलिए मैं क्या करूंगा, पहले इन क्वेश्चंस को ना करते हुए थ्योरी में शॉर्ट में ब्रीफ कर दूंगा, ताकि अगर आप चाहो तो खुद से ही कर लो इन क्वेश्चन को। दोनों क्वेश्चन की कंबाइंड थीम ये है कि जो आपके ये GHC हैं, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट, टेकन एज फंडामेंटल, जैसे मैंने अभी ऊपर कहा कि मास, लेंथ, टाइम, ये होते हैं फंडामेंटल। लेकिन SI सिस्टम में आप कोई इमेजिनरी सिस्टम भी मान सकते हो, तो इन्होंने माना है इस इमेजिनरी सिस्टम में, कहा कि ये नहीं, GHC को तुम मानो फंडामेंटल, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट। तो इस सिस्टम में आपका जो MLT है ये फंडामेंटल नहीं हुआ, ये डेराइव्ड हो गया। डेराइव्ड अगर है तो इसका मतलब m आपका GHC पे डिपेंड करेगा, XYZ आप मान सकते हो। L ये आपका GHC पे डिपेंड करेगा, XYZ मान सकते हो। ऐसे ही T के साथ भी बन जाएगी बात। तो हमारा अभी जो कंसर्न है सिर्फ यही दो क्वेश्चन को करना नहीं है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे इवन वो मेंस के हों या आगे एडवांस में आए, वो थीम पकड़ लो और सारे हो जाए, ये हमारा मोटिव है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि आप ML और T को GHC के टर्म में एक्सप्रेस करना सीख लो। जिस दिन आप ये सीख गए तो हर एक क्वांटिटी को, इवन चाहे वो यंग मॉडुलस ही क्यों ना हो, ऑलरेडी आपने इसको MLT के टर्म में एक्सप्रेस कर रखा होता है। हर चीज की डायमेंशन, चाहे फोर्स हो, चाहे मोमेंटम हो, चाहे एंगुलर मोमेंटम हो, सबकी डायमेंशन आपने MLT के टर्म में या तो याद कर रखी होती है या निकालना आप जानते हो। बट यहाँ आपको GHC के टर्म में पूछा जा रहा है, तो आप GHC के टर्म में MLT को एक्सप्रेस कर लो। वंस यू हैव रेडी, यू आर रेडी with MLT values with GHC, तो क्या होगा कि अगर कोई भी क्वांटिटी आएगी आप उसको MLT के टर्म में अगर एक्सप्रेस कर चुके हो तो उनकी वैल्यूज रख दोगे MLT की, तो आंसर आ जाएगा। थोड़ी देर में आप बात समझ जाएंगे। आप पहले इतना काम करिए जितना हम कह रहे हैं कि MLT इनको GHC के टर्म में एक्सप्रेस करिए। करते हैं, कैसे करते हैं, इसके लिए हम आपको मेंस के जो क्रैश कोर्सेज थे, रेगुलर कोर्स था, सब में बताया मैं कि एनर्जी इक्वेट करानी होती है। एनर्जी का सबसे पहला फॉर्मूला लिखना होता है mc², E बराबर mc²। ये बच्चा कक्षा 1 से 2 से ही जान रहा होता है, वही लिख दो सबसे पहले, और फिर इसके बाद और दूसरी टाइप की एनर्जी के फॉर्मूले भी लिखो, कीपिंग इन माइंड कि हमें GHC को पिक्चर में लेके आना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखो, ये होती है Gm1m2/r, मैंने m1 और m2 दोनों को ही m मान लिया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया मैंने। और अब हम फोटोन की एनर्जी लिखेंगे hc/λ। ये आपने जो तीन टर्म लिखे हैं इससे क्या होगा, GHC पिक्चर में आ जाएगा।
इफ यू वांट टू एक्सप्रेस m इन टर्म्स ऑफ GHC बेटर टू कंसीडर दिस एंड दैट। तो जब आप इसको और इसको कंसीडर करोगे तो आपने नोटिस करना है कि r और लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम यूनिट में हैं और दोनों की डायमेंशन बराबर होती हैं। तो यहाँ से m स्क्वायर विल कम आउट टू बी HC अपॉन g। m तो GHC के टर्म में एक्सप्रेस हो गया। आपका एक सवाल तो नीचे जो वाला था यहीं से हो गया, अभी सारे कर लेंगे, बाकी अभी हम पूरा कर लें पहले। जैसे कि L, इसको हम चाहते हैं कि H और C और G के टर्म में एक्सप्रेस किया जाए, तो इसकी व्यवस्था कहाँ से मिलेगी? इसके लिए आप इसको और इसको कंसीडर कर सकते हो या इसको और इसको भी कर सकते हो, दोनों से बात बन जाएगी। तो मैंने क्या किया, MC स्क्वायर को HC बाई लैम्डा के बराबर कर दिया। यहाँ से आपको लैम्डा जो मिल गया वो मिल गया H अपॉन MC। इसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कुछ लोग मेच्योर्ड होते हैं तो जानते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है ये H अपॉन MV। वहीं से ये लिखा गया मानो कि H अपॉन MC, बस V की जगह C हो गया। और अब हम M की ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, बट सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए पहले स्क्वायर कर लेंगे। लैम्डा को हम L लिखे ले रहे हैं, L स्क्वायर H स्क्वायर एंड देन M स्क्वायर एंड C स्क्वायर। और M स्क्वायर का जो वैल्यू तुमने निकाला है वो पुट करो, दैट इज HC अपॉन G। तो यहाँ से L स्क्वायर जो आएगा, लेट मी चेक आउट, L स्क्वायर आएगा, एक H तो कैंसिल हो जाएगा, H आ जाएगा और एक G आ जाएगा। और यहाँ पे आप C को देखो केवल कितना आएगा। एक बार मैं फिर से चेक करूं, क्या H स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, ये C स्क्वायर छूट गया क्या, C स्क्वायर तो C क्यूब हो गया। तो आप इसको साफ साफ एक बार फिर से लिख दो, L स्क्वायर इक्वल टू GH अपॉन C क्यूब। आपका M GHC के टर्म में एक्सप्रेस हो गया है और आपने L को GHC के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया है। अब रह गया T। T क्या है, टाइम। T क्या है, टाइम। तो टाइम, डिस्टेंस, स्पीड ये रिलेटेड होते हैं, आई होप आपको पता ही है ये क्या, कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T इक्वल टू हो गया L अपॉन C। स्क्वायर कर लो तो T स्क्वायर बराबर L स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर हो गया, और L स्क्वायर का ये वाला वैल्यू यहाँ पे रख दो तो आपको रिजल्ट मिलेगा GH अपॉन C की पावर 5। अब ये क्वेश्चन या इसके जैसे क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे, समय नहीं लगेगा। जैसे कि तुमसे यहाँ पे पूछा यंग मॉडुलस, बताओ GHC के टर्म में एक्सप्रेस करके, जो भी आए उसको अल्फा बीटा गामा मान के अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज बताना। तो तुम यंग मॉडुलस की डायमेंशन लिखो, यंग मॉडुलस की डायमेंशन जैसे तुम SI सिस्टम में निकालते हो वैसे लिखो। यंग मॉडुलस Y होता है, इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेन का कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो यंग मॉडुलस स्ट्रेस के ही बराबर हो गया। और स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये हो गया MLT-2 डिवाइडेड बाई L2, ये हो गया M देन L-1 T-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस, वेरी सिंपल। अब हमें यहाँ पर निकालना तो यंग मॉडुलस की ही डायमेंशन है, लेकिन दिक्कत यह है कि GHC के टर्म में निकालना है, GHC के टर्म में निकालना है। तो इस दिक्कत को खत्म करने का ही हमने बंदोबस्त किया है। अब तक क्या किया है कि MLT को GHC के टर्म में लिख दिया है, वो तुम जब यहाँ रख दोगे तो आपका Y GHC के टर्म में आ जाएगा। करके देखते हैं, Y इक्वल टू M की जगह पे क्या रखना है, M की जगह पे यहाँ से रखना है HC अपॉन G, लेकिन स्क्वायर रूट कर देना यहाँ पर आपने, या फिर काम करो आसान बनाने के लिए इस इक्वेशन का स्क्वायर कर लो। तो y स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर, देन इसके बाद में L-2 एंड T-4, या ये y स्क्वायर हो गया m, देन इसके बाद में L स्क्वायर एंड देन T की पावर 4। ठीक है, अब आसान हो जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन। m स्क्वायर की जगह HC अपॉन G रख दिया मैंने, इसके बाद में L स्क्वायर की जगह मैंने GH अपॉन C क्यूब रख दिया मैंने, और T की पावर 4 है तो ये GH अपॉन C की पावर 5 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो दो बार मैं लिख ले रहा हूं, अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले C को ही देख ले, बहुत बार आया है। तो ये C की पावर 3 और 5 और 5 10 और 3 13 और 1 14, C की पावर 14 हो गया। इसके बाद अब हम H को देख लें, तो H की पावर एक तो यहाँ से मिली और एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो आपका यहाँ पर ये एक कैंसिल हो जाएगा और H की पावर 2 बचेगा।
डिवाइड में बचेगा तो ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा। इसके बाद में जी आपका एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, और ये सारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जी की पावर आपकी शायद 4 हो जाएगी और माइनस में भी हो जाएगी। कैलकुलेशन पार्ट तुम खुद से कर लेना, आई बिलीव हो जाएगा। वाई स्क्वायर आ गया है तो वाई की वैल्यू आ गया यहाँ से सी की पावर 7, फिर एच की पावर -1 और जी की पावर -2। तो अल्फा की वैल्यू 7 ये रही, बीटा की वैल्यू -1 ये रही, गामा की वैल्यू -2 ये रही, और ये क्वेश्चन हो गया। बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं समझ आ गया होगा और आसान ही लगा होगा। अगला एक क्वेश्चन है, इसे भी आप ऐसे ही धुआं धुआं कर दोगे आई बिलीव, कि कह रहे हैं कि जो m है वो c पे कैसे डिपेंड करता है। तो अभी तुमने यहाँ पर m स्क्वायर जी स्क्वायर एल स्क्वायर टी स्क्वायर सब जो निकाला है उसको कॉपी करो और इस क्वेश्चन के पास में लिख लो, तो तुमको समझ आएगा कि जो ये m स्क्वायर है ये प्रोपोर्शनल टू h है, m स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू c है, m स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/g है, या m प्रोपोर्शनल टू रूट h है, या m प्रोपोर्शनल टू रूट c है, या m प्रोपोर्शनल टू 1/√g है। अब आप इसमें देखो m के रिगार्डिंग कौन कौन से ऑप्शन है, ये और ये। यहाँ कहते हैं m प्रोपोर्शनल टू रूट c है, तो ये तो सही है। और फिर यहाँ कहते हैं m प्रोपोर्शनल टू रूट g है, ये गलत है क्योंकि m इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये b गलत हुआ और a सही हो गया। बाकी l के बारे में तुम क्या कहते हो, यहाँ से दिखेगा कि L प्रोपोर्शनल टू रूट जी है, ये यहाँ से दिख रहा है। L प्रोपोर्शनल टू रूट एच है, L प्रोपोर्शनल टू रूट एच है, और यहाँ से L प्रोपोर्शनल टू C की पावर -3/2 है। अब एक एक चेक करो, L रूट एच ये यहाँ लिखा है, ये तो सही है। इसके बाद में L प्रोपोर्शनल टू रूट जी यहाँ लिखा है, ये भी सही है। तो यहाँ पे सर ऐसा हुआ कि आउट ऑफ दी 4 ऑप्शन पाया क्या गया कि 3 सही हैं, ए सी एंड डी, बी इज रॉन्ग। उम्मीद कर रहे हैं ये समझ आया होगा। आगे अभी नहीं करना है, आगे की कहानी डीपीपी जो दूसरी वाली है उसमें होगा। मैंने इंडेक्स ओपन कर दिया है, आप देख लो। डीपीपी 1 में ये जो टॉपिक थे जीएचसी तक मैंने कवर कर दिया है। ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है। और अब हम बात करेंगे डीपीपी नंबर 2 की। अभी नहीं करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। पब्लिकली नहीं पूछना चाह रहे हैं तो फिर नंबर आप डिस्क्रिप्शन से निकाल के टेलीग्राम या व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक और बात कि आप पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसके थ्रू एंटर कर जाइएगा प्लेलिस्ट में। वहाँ पे आपको वो वाले वीडियोस भी मिलेंगे जो अब तक मैंने पब्लिक नहीं किए हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आपको जल्दी है तो आप उन्हें जल्दी देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।